आज हम पढ़ेंगे सेल डायग्राम, ठीक है, जिसको हम कई बार क्या करते हैं, सेल डायग्राम, ठीक है। तो हमें कई बार पूछ लेता है कि सेल डायग्राम जो डायग्राम है इसका निरूपण कीजिए, ठीक है। तो अपने पास सेल डायग्राम अगर अपने को पूछता है तो अपने पास जो सेल डायग्राम होता है उसको हम ऐसे बना सकते हैं, जो हमारा सेल डायग्राम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सेल डायग्राम फॉर, ये सेल डायग्राम जो है ये डेनियल सेल के लिए है, डायग्राम फॉर डेनियल सेल, डेनियल सेल, ठीक है। इस सेल के लिए ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले अपने को करना क्या है, अगर हम सेल डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सेल डायग्राम। तो सेल डायग्राम बनाते हैं तो हम देखिए इसका जो सेल डायग्राम है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए साइड में आपको दो ये दिखाई दे रही हैं लाइन, और यहाँ पर आपको एक पैरेलल लाइन दिखाई देगी, ठीक है। तो जो ये आपको पता है, जो अपना लेफ्ट हैंड होता है वहाँ एनोड होता है, एनोड को आप माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और यानी कि नेगेटिव, और कैथोड इज पॉजिटिव, ठीक है। अब जो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं साल्ट ब्रिज को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, साल्ट ब्रिज को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, साल्ट ब्रिज को, ठीक है। और यहाँ पर अपना क्या बनता है, देखिए अगर हम डेनियल के लिए ले रहे हैं तो आपको नॉर्मली पता है कि ZNS प्लस Cu प्लस 2 एक्वास, यहाँ बन जाएगा Zn प्लस 2 एक्वास, और यहाँ बन जाएगा CuS, ठीक है जी। अब देखिए आप जब यहाँ पर करेंगे तो आपका बन जाएगा Zn अपॉन Zn प्लस 2 होगा जी। यानी कि जो ये आपको लाइन दिखाई दे रही है एक, ठीक है, ये लाइन ये प्रेजेंट करती है कि जो ZNS रॉड है वो क्या है, डायरेक्टली कांटेक्ट में है किसके, ZnSO4 सॉल्यूशन के। यानी जो ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है उसके सीधे यानी डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है, Zn रॉड है, ठीक है। ये जो आपको ये लाइन रिप्रेजेंट करती है ना, ये स्लैश लाइन इसी चीज को प्रेजेंट करती है कि आपकी Zn रॉड डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है Zn60 के, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया साल्ट ब्रिज है, और इधर आ जाएगा आपका कैथोड। तो कैथोड पर Cu किस में कन्वर्ट हो रही है, Cu प्लस 2 किस में कन्वर्ट हो रही है, Cu में, सॉरी यहाँ एक्वस आएगा। अब देखो यहाँ जो Cu एक्वस है उसमें कौन, जो रॉड है Cu की जो रॉड है एस्टिक मान लो, वो सीधे कांटेक्ट में यानी डायरेक्टली कांटेक्ट में किसके, CuSO4 के, ठीक है। तो ये हमारा एक क्या बन जाता है, सेल डायग्राम बन जाता है किसके लिए, डेनियल सेल के लिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो पैरेलल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर जो पैरेलल लाइन है साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, मैंने आपको बता ही दिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर, हेयर का उपयोग यहाँ से होता है एंड टू पैरेलल lines, sorry, represented, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करती है, दी साल्ट ब्रिज, दी सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये हो गया। तो अपने को पता लग गया सेल डायग्राम क्या है। तो सेल डायग्राम फॉर डेनियल सेल के लिए हम बना सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं हेयर टू पैरेलल लाइन रिप्रेजेंटेड दी साल्ट ब्रिज, ठीक है जी। हाँ है ना, आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अगला चलते हैं
अगला हमारा है अगला हमसे पूछेगा कि किसी भी सेल के लिए हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। क्या मेजर करनी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमसे क्वेश्चन कहेगा एक्सप्लेन, है ना, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड potential with the help, with the help, so with the help, with the help, किसकी सहायता से याद करना हमें, ऑफ नेर्नस्ट इक्वेशन, किससे, ऑफ नेर्नस्ट इक्वेशन। ठीक है, अपने को कहा गया कि एक्सप्लेन करना है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसकी सहायता से निकालना, हमें नेर्नस्ट इक्वेशन की सहायता से, यानी विद द हेल्प निकालनी है। नेर्नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालना है। किसी भी चीज का आप इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जैसे आपने मान के चलिए आपने कोई भी हाफ सेल ले लिया, जैसे आपने हाफ सेल में ले लिया कि भाई हमने कैथोड ले लिया, क्या ले लिया, कैथोड। तो हम सबसे पहले यहाँ उसको रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ सर। तो सबसे पहले जैसे हमने कैथोड ले लिया, क्या ले लिया, कैथोड ले लिया, तो हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेक्स्ट इक्वेशन, है ना। अब नेक्स्ट इक्वेशन से जब हम निकालेंगे तो हम कैथोड वाली वैल्यू ले लेंगे सबसे, Mn+। अब देखो जैसे आपको पता है कि सॉल्यूशन के अंदर Cu+, कौन सा, Cu+2 आयन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है Cu में, यानी मेटल में, एक्वा से सॉलिड। तो आपको पता है यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स ने रिलीज करे हैं, n, तो यहाँ पर कर दोगे जितना। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर रिलेटिव, ठीक है सर, relative to the standard hydrogen electrode, standard hydrogen electrode, तो हमसे कह रहा है दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर रिलेटेड टू दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, एट एनी गिवन concentration सीधे कर दो, कंसंट्रेट ऐसे, ठीक है। क्या करना, कंसंट्रेट कैन बी रिप्रेजेंट अस, represented us, ठीक है। अब वो कह रहा है दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट एनी गिवन कंसंट्रेशन या कंसंट्रेट कैन बी रिप्रेजेंट एट एज फ्लो, ठीक है, फॉलो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है
उसकी सहायता से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए इस रिएक्शंस को बनाने के लिए हम कहाँ से क्या चीज लाते हैं, इतनी आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी आपको ये बताता हूँ कि इसको हम लाते कहाँ से हैं, अर्थात हमने इसको बनाया कैसे। ठीक है, अब बनाया कैसे वो ध्यान से सुनना। ठीक है, कि ये जो रिएक्शंस आई है नेक्स्ट इक्वेशन की, आई कहाँ से है। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला लगभग मेरे हिसाब से सभी ने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, यही क्वेश्चन है सेम। मैं इसको बस आगे आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि जो इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन आई है, देखिए ई सेल, ये जो इक्वेशन आपकी आई है ना, आर टी एन एफ लॉगिन केसी, ये इक्वेशन आई कहां से है, हम बस इस बात को समझेंगे, इस बात को निकाल लेंगे कहां से आएगी इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए ये इक्वेशन आपने गिब्स एनर्जी में पढ़ा होगा, आपने फ्री गिब्स एनर्जी पढ़ी होगी, वहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा जी है ना, बराबर आपने पढ़ा था आर टी लॉग एन केसी, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, या आप ऐसे भी कर सकते हो, डेल्टा जी सुपरस्क्रिप्ट प्लस आर टी लॉग एन केसी। ये आपने मेरे हिसाब से फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा 11th क्लास में। ठीक है, जब ये फॉर्मूला पढ़ा है तो अभी आप लोग जानते भी हैं कि डेल्टा जी किसके इक्वल होती है, होती है नहीं होती, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई होती है। अगर हम यहाँ सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट का, तो हमारा ई भी क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। यानी सुपरस्क्रिप्ट किसको प्रेजेंट करती है, उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन को, किसको प्रेजेंट करती है, उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन को। ठीक है, अब देखिए जब हमें ये बात पता लगी तो हम ये दोनों वैल्यू इस पर रख दो, किसमें, इक्वेशन 1 में, दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू अगर आप रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, माइनस एन एफ ई आएगा जी, बराबर यहाँ भी माइनस एन एफ ई सुपरस्क्रिप्ट, प्लस कर दो जी, आर टी कर दो और लॉग एन ए के सी कर दो। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना। अब अपने को पता है कि अगर अपने को ई की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ई की, यानी कि अपने को सेल, इलेक्ट्रोमोटिव सेल की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो अपने इस एनएफ को यहाँ पर डिवाइड में ला सकते हैं, तो ई बराबर माइनस एन एफ ई, ठीक है, अपॉन में माइनस एन एफ लिख सकते हैं जी। अब देखिए प्लस आर टी, यहाँ भी डिवाइड में आएगा भाई, एन एफ लॉग एन के सी आएगा नहीं आएगा बोलो। अब यहाँ देखो भाई, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल हो गया, ई बराबर आपके पास बचा क्या, ई सुपरस्क्रिप्ट बचा, माइनस प्लस माइनस हो गया, और आर टी बराबर क्या हो गया, एन एफ, और लॉग एन क्या हो गया साहब, के सी। यही हमें फॉर्मूला चाहिए था। अब देखो ये फॉर्मूला हमारा आ गया। आप कहोगे सर केसी क्या होती है, केसी इन फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड बैकवर्ड रिएक्शंस, यानी फॉरवर्ड रिएक्शंस टू बैकवर्ड रिएक्शंस, फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। ठीक है, कोई भी रिएक्शंस होती है। अब जैसे मान के चलो इतनी बात समझ में आई या नहीं, अब मैं इसको और आगे करा रहा हूं आपको। ठीक है, जब आपके बाद ये समझ में आ गई तो आपने क्या करा, आपने कहा सर अगर हम इसके लिए लेते हैं ZnS, Zn प्लस 2, सॉरी Cu प्लस 2, यहां कर दिया आपने एक्वस, यहां कर दिया Zn प्लस 2 एक्वस, और यहां आपने कर दिया CuS। आपने कहा सर इसके लिए केसी निकालो, तो मैंने कहा बेटा इसके लिए केसी होगी Zn प्लस 2 एक्वस और C होगी जी, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये कौन सी रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है जी, आपने कहा सही है सर। अब मैंने कहा था जी जिसकी कंसंट्रेशन, यानी जो सॉलिड होगा, जो कैसा होगा, सॉलिड होगा, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 0।
सॉरी जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 1, क्योंकि आपको पता है जो ब्रैकेट होते हैं ये मामूली ब्रैकेट नहीं होते, ये किसी भी सब्सटेंस की मोलर कंडक्टिविटी को सॉरी मोलर कंसंट्रेशन को प्रेजेंट करते हैं। किसको प्रेजेंट करते हैं? मोलर कंसंट्रेशन को प्रेजेंट करते हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं ब्रैकेट में लगे होंगे, ऐसे नहीं लगे होते, इनका कुछ मीन्स होता है और इनका मीन्स होता है कि मोलर किसको प्रेजेंट करते हैं? कंसंट्रेशंस को। अब मोलर कंसंट्रेशन को प्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब हमारा जो Cu है ना और Zn है, ये दोनों सॉलिड है, तो इनकी क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या आपके पास? आपके पास बचेगा जी Kc बराबर क्या बचा? आपके पास Kc बराबर क्या बचा? ऊपर का बचा Zn प्लस 2 एक्वस और नीचे बचा Cu प्लस 2 एक्वस। बोलो हाँ है ना? अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो पुट कर दो जी, कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई? अगर आप यहाँ पर क्या लेना चाहते हो, केवल किसकी बात कर रहे थे हम? कैथोड की। अगर कैथोड लेने चाहते हो तो यहाँ पर क्या आएगा? ओनली कैथोड आएगा, यानी क्या आ जाएगा? Mn प्लस ये आ जाएगा। समझ में आई नहीं आई? अब आपको सर कैसे, आप सुनो ये कैसे आया, अब इसको भी समझ लो। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप देखो मैंने कहा था अभी अपने यहाँ पर क्या लिखा था? Mn और यहाँ क्या लिखा था? Ms, यानी ये मेटल है, सॉलिड स्टेट है, ये एक्वस स्टेट है मेटल की। ठीक है, और यहाँ पर अपने क्या लिखा था? N इलेक्ट्रॉन। तो बताओ फॉरवर्ड में कौन सी है? M, तो Kc बराबर क्या हो जाएगा? Ms। ठीक है जी, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? Mn प्लस क्या हो जाएगा? होगा नहीं होगा बोलो जी? तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगी? Kc। तो मैंने आपको कहा था जो सॉलिड होती है, जो क्या होती है? सॉलिड, ठीक है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अपना यहाँ 1 आ गया, तो अपने पास क्या बचा? Kc बराबर ये बचा। यस या नो? बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों के? ठीक है जी, जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब आगे की बात भी आपके समझ में आ जाएगी कि भाई अपने इस चीज को ऐसे क्यों लिखा। अब यहीं से देखो हम स्टार्टिंग करेंगे, इसको मिटा दूं। ठीक है, अब देखो हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे इसकी। अब अपना जो चीज आई थी मैं 2 पार्टों में लिखूंगा, अब उसको ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आंसर में, बाकी मैं कुछ चीज आपको लिखा चुका हूं, दोबारा नहीं लिखाना है, तो Mn इलेक्ट्रॉन और ये एक्वस था और ये M में चेंज हो गया। अब हमने इसको किस में रख दिया? ई सेल, ई सुपरस्क्रिप्ट सेल माइनस RT, अभी हमने फॉर्मूला निकाला ही था, NF log N Kc, और Kc की जगह हमने क्या रख दिया भाई? M प्लस। ठीक है, अब क्यों रखा वो आपको बताइए, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस आसान आ गई। अब देखिए जब अपने को ये बात पता लग गई तो आपने क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपने को ये बात पता है कि R क्या है? गैस कांस्टेंट है। R क्या अपने पास? गैस कांस्टेंट है। क्या है? गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट हम क्या होते हैं? R की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोलर इनवर्स। बोलो जी यस या नो? T की वैल्यू, T क्या है? टेम्परेचर। क्या है? कितना होगा? स्टैंडर्ड है। इसके बाद F क्या था? फेराडे, फेराडे कांस्टेंट। फेराडे कांस्टेंट को क्या बोलते हो आप? F। कितना होता है? 96,487 होता है, लेकिन लिख देते हैं 96,500 कूलम। ठीक है, वैसे होता है कितना है? 96,487 टोटल इतना होता है, लेकिन लिखते इतना है। ठीक है, अब अच्छी F। N क्या है? N है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एनोड कितने रिलीज कर रहा है, कैथोड कितने एक्सेप्ट कर रहा है, वो हमारी N होती है। ठीक है, तो N तो डिपेंड करेगी किस पे? इक्वेशन पे। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। हाँ एक चीज और, जो लॉगिन होती है, लॉगिन की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। अगर उसको आप लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो, ठीक है, लॉग में कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या आएगी? अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ।
अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो इतना तो आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, सॉरी जी। तो मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ। तो अपनी क्या थी, लॉग की वैल्यू, लॉग एन की वैल्यू अपने को 2.303 लॉग 10 ये दी होती है। अब इस वैल्यू को अपने यहाँ रख देंगे, सारी कहाँ रखेंगे, इन इस जो अपने पास जो जो अपने वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू को हम आप पुट अप कर दो। अब जैसे ई सेल, ई नोट सेल, ठीक है, ई नोट सेल, आर की वैल्यू 8.314 इनटू टी की वैल्यू अपॉन एन गुणा एफ, इतना हो गया। अब देखो इसमें एक वैल्यू ऐड करेंगे 2.303 क्या है, लॉग, ठीक है, और ये कर देंगे हम यहाँ पर mn प्लस f कर देंगे जी, बोलो हो गया। अब देखो इस टोटल कैलकुलेशन को करोगे ना तो इस सेल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। करो जरा, आप अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे टोटल की तो आप पर वैल्यू आएगी 0.0591 अपॉन में क्या आ जाएगा n, यानी इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इतना आएगा। फिर आपको लिखना है लॉग, आपके पास जो भी है mn प्लस जो भी आपको है यहाँ कर दोगे f प्लस। अब ये आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, मैंने क्वेश्चन बता दिया। ये आपसे पूछा जाएगा सेल का इलेक्ट्रोड मेजर करना है। ये सेल का इलेक्ट्रोड है, सेल पोटेंशियल नहीं है, क्या है, अकेले सेल का। हाफ सेल का यदि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे तो आपको ये करके आना है। यदि आपसे सेल पोटेंशियल पूछे तो सेल का करना पड़ेगा, और सेल में दोनों आएंगे, कैथोड एंड एनोड दोनों आएंगे। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। कमेंट में लाइक एंड शेयर कीजिए और फीडबैक दीजिएगा।